Hello friends, we have completed the 3 lectures of science and technology. This is the 4th module of science and technology. The topic is IT and computer. And the first topic is in IT and computer is 5G technology. So first we go to the 5G technology. Let us understand what is cellular वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सेलुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जो सेलफोन बिना वायर के कनेक्टेड हो और जिससे हम बात कर सकें. दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. व्हाट इज जी रिफर्स हियर? जी रिफर्स द टर्म कॉल्ड जनरेशन. ठीक है, लाइक 3G 4G एट्सेट्रा, जो कि जनरेशन्स होती हैं सेलुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में. हर जनरेशन्स जो है एवरी 10 साल के बाद आती है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन जब आई थी वो 1981 में आई थी. देन सेकेंड जनरेशन आई 1992 में. थर्ड जनरेशन आई 2001 में. 2011 में फोर्थ जनरेशन आई एंड 2021 में 5 जनरेशन आई. तो 5 जनरेशन समझने से पहले हम समझ लेते हैं 2 जनरेशन 3 जनरेशन एंड 4 जनरेशन में डिफरेंस क्या क्या था. तो सबसे पहले 2 जनरेशन जो था वो 1992 में आया. ठीक है, ये जनरली डिजिटल टेक्नोलॉजी यहाँ से बिगिन हुई थी. और 2 जनरेशन में ही जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है कौन से जनरेशन में GSM और CDMA आए थे. तो सेकेंड जनरेशन में GSM और CDMA आए थे. GSM का फुल फॉर्म है यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. तो ये आप नोट कर लीजिए. GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. तो ये दोनों कौन से जनरेशन में आए थे? सेकेंड जनरेशन में आए थे. अब सेकेंड और थर्ड जनरेशन जो था वो कॉपर वायर पे बेस्ड था और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव्स जो वेव्स थी हम यूज़ करते थे. ठीक है, फोर्थ जनरेशन में हमने ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करना स्टार्ट किया. कॉपर का हमने यूज़ करना बंद कर दिया और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी ही यूज़ करते थे. फिर फोर्थ जनरेशन LTE आया जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. ठीक है, वो आया तो उसमें भी हमने ऑप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव यूज़ किया. बट 5G टेक्नोलॉजी में हमने ऑप्टिकल फाइबर और रेडियो वेव्स यूज़ किया है. ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा जनरेशन चेंज हुआ वैसे वैसे हमने टेक्नोलॉजी को एनहांस करना भी स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में माइक्रोवेव्स यूज़ किया है और फोर्थ जनरेशन में भी माइक्रोवेव्स था और फिफ्थ जनरेशन में हमने रेडियो वेव्स यूज़ किया विथ ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, लेट्स कम टू 5G टेक्नोलॉजी. 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक कमिटी है विच इज़ कॉल्ड AJ पॉलराज कमिटी. तो जनरली अगर क्वेश्चन आए कि जैसे वेस्टर्न घाट्स में एक बार क्वेश्चन आया था कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटीज़ हैं, तो वैसे ही 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है AJ पॉलराज कमिटी. तो आप ये नोट कर लीजिए. ठीक है, इन्होंने कमिटी ने अभी अगस्त 2018 में रिपोर्ट सबमिट की है रिलेटेड टू 5G टेक्नोलॉजी. अब न्यूज़ में ये क्यों है 5G टेक्नोलॉजी? फर्स्ट, रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है पहली इंडस्ट्री है जिसने 5G सॉल्यूशन अपने उसमें लाया है. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी इज़ वेंचरिंग इनटू मोबाइल टेक्नोलॉजी जो 5G टेक्नोलॉजी लेकर आई है. इंडिया की कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है. ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी होता क्या है? जैसे कि हमने बनाया कि दीज आर द जनरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो 5G टेक्नोलॉजी भी जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यूजिंग रेडियो वेव्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमिट करती है और रिसीव करती है डेटा को. ठीक है, अब 5G टेक्नोलॉजी और 4G टेक्नोलॉजी में एक कंपैरिजन देख लेते हैं. 4G टेक्नोलॉजी में लेटेंसी जो है 10 मीटर सेकेंड होती है और लेटेंसी इसमें 5G टेक्नोलॉजी में 1 मीटर सेकेंड होती है. लेटेंसी क्या होती है? हम कितना डेटा जो है एक कितने टाइम के बीच में कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, तो अगर हमारा लेटेंसी कम है तो मतलब कम टाइम पीरियड के बीच में हमारा डेटा जो है ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है. तो ऑब्वियसली कम टाइम पीरियड के बीच में तो लेटेंसी क्या है हमारी 5G टेक्नोलॉजी की कम है एंड 4G टेक्नोलॉजी की हमारी लेटेंसी ज़्यादा है. ठीक है, फिर डेटा ट्रैफिक देते हैं आपको. यू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस GBs एंड 30 GHz एंड ऑल. यू शुड नो अबाउट ब्रॉड बेस्ड अप्रोच इन द एग्जाम. सो यू जस्ट नो अबाउट व्हाट आर द सम बेनिफिट्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द सम फीचर्स. राइट, तो लेटेंसी जो होती है 5G टेक्नोलॉजी की वो बहुत कम होती है. 4G टेक्नोलॉजी की लेटेंसी जो है ज़्यादा होती है. ठीक है, डेटा ट्रैफिक जो होता है 5G टेक्नोलॉजी में वो
वो कम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू द 4G टेक्नोलॉजी। पीक डेटा रेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होता है, अवेलेबल स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता है, कनेक्शन डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो 1 मिलियन कनेक्शन कर सकता है पर किलोमीटर स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी एंड 4G टेक्नोलॉजी में डिफरेंस ये है। अब आते हैं रिलेटेड न्यूज़। रिलेटेड न्यूज़ में D10 क्लब है जो यूके गवर्नमेंट ने अभी बनाया है। D10 क्लब जो होता है डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो है कंट्रीज़ हैं उनके बीच का क्लब है कि आप 5G टेक्नोलॉजी जो है कैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और चाइना को अवॉइड करके, ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को अवॉइड करके। तो D10 कंट्रीज़ में कौन कौन सी, D10 क्लब में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, सो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए। इंक्लूडिंग D10 क्लब में जो कंट्रीज़ आती हैं वो G7 कंट्रीज़ आती हैं प्लस इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, आई होप यू नो बट आई विल टेल यू। UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड कनाडा प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया, 3 कंट्रीज़ अदर आती हैं, ठीक है। तो ये D10 क्लब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हो गया एंड वी हैव कंप्लीटेड 5G टेक्नोलॉजी। लेट अस कम टू नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझने से पहले हमको इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझना पड़ेगा होता क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्टेड रहे या आपके जहाँ पे आप सारी चीज़ें, सारा डेटा आप एक जगह इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कनेक्ट कर देते हो, जहाँ से आप अगर एक चीज़ चलाओगे तो दूसरी चीज़ बंद कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, हाउएवर इट डजंट नेसेसरी टू हैव कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट कैन ऑल्सो बी अ नेटवर्क ऑफ थिंग्स, ठीक है। बहुत सारे थिंग्स, लोगों का, बहुत सारी चीज़ों का नेटवर्क भी रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल here it is given example, a light bulb that can be switched on using a smartphone app इज़ एन IoT डिवाइस, ठीक है। स्मार्टफोन में, आपके फ़ोन में कोई ऐप होगा जिसके कारण आप लाइट बंद कर सकते हो। जैसे आप घर पे बैठे हो और जैसे ही आपको कार से जाना है तो आप कुछ देर पहले कार का AC ऑन कर देते हो अपने फ़ोन से ही, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। एंड अपने ऑफिस का AC ऑन कर देते हो तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन वी कम टू द व्हाट इज़ नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी रिसेंटली BSNL इन पार्टनरशिप विद स्काइलोटेक इंडिया, उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इंडिया में अनाउंस किया गया है, ठीक है। क्या है इसका बेनिफिट, क्या होगा एक्चुअली, हमको ये अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स जो भी हैं इनके, ठीक है। इंडिया को एक्सेस करेगा बेटर टेक्नोलॉजी में, जो भी अनकनेक्टेड मशीन्स हैं उनको भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। दिस न्यू मेड इन इंडिया सोल्यूशन विल कनेक्ट BSNL सैटेलाइट गुड ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड पैन इंडिया कवरेज, ठीक है। पूरा पैन इंडिया कवरेज प्रोवाइड करेगा। और जो है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और नीति आयोग जो है को सपोर्ट करेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ IoT कनेक्टिविटी इन इंडिया। फॉर एग्जांपल रेलवे से आप कनेक्ट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर सकते हो, तो NB-IoT जो है वो हमको किस में हेल्प करेगा, सो नीति आयोग को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी हेल्प करेगा, स्पेस में भी हेल्प करेगा, इंडियन रेलवेज़ को भी हेल्प करेगा। तो दिस आर द some news about is. Then we come to the what is narrow band internet of things. narrow band internet of things जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन है, जो कौन सी कैटेगरी, जो किनको कनेक्ट करेगा, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं, ठीक है। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जहाँ पे पावर की कमी होती है, जहाँ पे हम इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहाँ पे ये वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट एनेबल्स, ये कौन कौन से डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा लेते हैं, ठीक है, जिनकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है और लॉन्ग बैटरी लाइफ होती है, ठीक है। तो उन डिवाइसेस को ये कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल NB-IoT जो है को एग्जिस्ट करेगा किसके साथ, 2G, 4G एंड 3G, ठीक है। इट डज नॉट कनेक्ट विद द लाइसेंस LTE कंस्ट्रक्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा नहीं ट्रांसफ़र करते। LTE जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट किससे करेगा, 2G, 3G एंड 4G। इट डज़ नॉट कनेक्ट विद 4G LTE एंड 5G। सो मेक इट क्लियर दैट कि आपको ये याद रहे, NB-IoT जो है वो किसके साथ एक को एग्जिस्ट करेगा, 2G, 3G एंड 4G, जो बहुत कम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उन डिवाइसेस को वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। इट डजेंट ऑपरेट इन द लाइसेंस LTE कंस्ट्रक्ट, इंस्टेड इट वर्क्स वन ऑफ द 3 वेज, 3 तरीके से वो वर्क करेगा, या तो वो अकेले वर्क करे इंडिपेंडेंटली, या तो वो अनयूज 200
किलोहर्ट्ज़ जो बैंड्स हैं उनको जो GSM यूज़ कर रही है उनके साथ वर्क करें, और LTE बेस्ड स्टेशन एलोकेटिंग अ रिसोर्स ब्लॉक टू NB-IoT ऑपरेशन इन देयर और इन देयर गार्ड बैंड्स। ठीक है, जो NB-IoT जो है LTE यूज़ कर रहे हैं उनके साथ वर्क करेगा। ठीक है, तो दीज आर द 3 कंडीशंस जो वो इन तीनों में से किसी भी टाइप में वर्क करेगा। देन वी कम टू द व्हाट आर द NB-IoT बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, बहुत सारे कनेक्शन एक साथ कर देगा पर सेल में। ठीक है, लॉन्ग कवरेज एरिया करेगा। जनरली इंडोर और अंडरग्राउंड में जनरली नेटवर्क नहीं मिलता है तो उनको भी हेल्प करेगा कि उनको भी नेटवर्क मिले। ठीक है, इंटीग्रेट्स इनटू सेलुलर सिस्टम, ईजी डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन फॉर लो पावर कंजम्पशन, 10+ ईयर बैटरी लाइफ होगी, पावर कंजम्पशन भी कम करेगा, एंड सिक्योर और रिलायबल होगा और जनरली अफोर्डेबल भी होगा। ठीक है, देन एप्लीकेशन क्या कहाँ होंगे, हम फायर अलार्म्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्टेड वेरियस इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेस में यूज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग ऑफ पर्सन और एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, मेजरिंग हेल्थ पैरामीटर्स एंड स्मार्ट मीटरिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स कम्स टू द थर्ड टॉपिक of IT and technology. The third topic is Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface. ठीक है, PM वानी. So I hope you know this is actually अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम पास की है, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क थ्रू PM वानी स्कीम। ठीक है, तो उससे पहले समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि वाईफाई होता क्या है। वाईफाई जो है वो वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो डिवाइसेस, सारे कंप्यूटर्स, सारे मोबाइल फ़ोन, सारे अदर इक्विपमेंट को इंटरनेट से कनेक्ट करती है। ठीक है, जो वाईफाई है वो किस पे वर्क करती है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पे। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क पे वर्क करती है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो हमारा पूरा इंडिया को कनेक्ट करता है, पर लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है हमारा, जो लोकली 100 मीटर तक वर्क करता है। ठीक है, इट अलाउज जनरली क्या करेगा, वाईफाई सारे डिवाइसेस को अलाउ करेगा कि वो अपने बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। ठीक है, इसमें 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स, एंटीना एंड राउटर। मोबाइल डेटा जो है एसेंशियली वाईफाई की तरह ही वर्क करते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है, जो मोबाइल में जो वो मोबाइल जो डेटा होता है वो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से आता है, ना कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। और जो वाईफाई होता है वहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमको डेटा मिलता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लेट्स से हमारे घर में वाईफाई लगा है और हमारा कोई वाईफाई जो है कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहाँ पे हमारा सर्वर है वहाँ से हमको वाईफाई का नेटवर्क मिल रहा है तो हम वाईफाई चला रहे हैं। पर मोबाइल डेटा में हम पर्सनली अपना मोबाइल का डेटा चला सकते हैं, तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वही मोबाइल का डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, also both Bluetooth and Wi-Fi are used for providing wireless communication through radio signals। ठीक है, दोनों Bluetooth and Wi-Fi जो है वो रेडियो सिग्नल से Wi-Fi कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। बट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द Bluetooth एंड द Wi-Fi, लेट्स कम टू सी इट। Bluetooth जो होता है वो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के लिए वर्क करता है, एंड Wi-Fi जो है वो जनरली थोड़ा ज़्यादा रेंज के डिवाइसेस के लिए वर्क करता है, हाई स्पीड वेब एक्सेस और इंटरनेट भी ज़्यादा होता है। ब्लूटूथ जो है वो उनका स्पीड ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, रेंज कितना होता है ब्लूटूथ का, 10 मीटर्स होता है, एंड वाईफाई का रेंज होता है अबाउट 100 मीटर्स। डिवाइसेस किससे किससे कनेक्ट कर सकता है, ये लिमिट्स द मतलब आप ब्लूटूथ को, जैसे मैंने अभी ब्लूटूथ ऑन किया है और किसी और ने ऑन किया है, तो बहुत ही कम डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे पहले वो मेरे फ़ोन को कनेक्ट करेगा फिर दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करेगा, तो वो इनके यहाँ पे मतलब बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ नहीं कनेक्ट कर सकता। बट जो वाईफाई होता है वो बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। जैसे एक घर में अगर वाईफाई लगा है तो 10 लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। यूजेबिलिटी, जनरली लेस पावर रिक्वायर होती है फॉर ब्लूटूथ में अगर हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पर वाईफाई में हमको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। नाउ लेट अस कम टू PM वानी स्कीम। PM वानी स्कीम लॉन्च क्यों की गई है, क्योंकि इसलिए लॉन्च की गई है, वाईफाई से ही हमको, वाईफाई एक्सेस इंटरफेस से ही हमको पता चल रहा है कि ये वाईफाई वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी स्कीम है। ठीक है, जो पूरे कंट्री को क्या करेगी, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगी।
PM वानी जो है इकोसिस्टम, वो बहुत डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगे. फॉर एग्जांपल पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स एंड ऐप प्रोवाइडर एंड सेंट्रल रजिस्ट्री. तो इसमें 3 पार्ट होते हैं. PM वानी के 3 पार्ट है. पहला तो है PDOs, ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर. फिर PDOs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ऐप प्रोवाइड करेगी कि ये सब, इन सब का जो रेगुलेशन है वो करे. फिर एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी जो रजिस्टर करेगी कि हमारे कस्टमर्स को वायरलेस डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो 3 चीज़ें हैं PM वानी में. पहला है PDOs, फिर दूसरा है ऐप प्रोवाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा है सेंट्रल रजिस्ट्री प्रोवाइड किया है. ठीक है, लेट अस सी हाउ इट फंक्शंस. ठीक है, तो पब्लिक नेटवर्क जो है विल बी सेटअप बाय PDOs. ठीक है, जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है वो पब्लिक नेटवर्क सेटअप करेंगे और उनके थ्रू हमको वाईफाई जो सर्विस है वो कंट्रीज़ को मिलेगा. तो PDOs कैसे वर्क करेंगे? तो पब्लिक नेटवर्क जो है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर जो है वो बहुत बैंडविड्थ जो है वो किससे, लाइसेंस्ड टेलीकॉस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से खरीदेंगे और उनको रीसेल करेंगे. किसको? पब्लिक डेटा ऑफिस को रीसेल करेंगे. फिर पब्लिक डेटा ऑफिस जो है वो वाईफाई कनेक्टिविटी कस्टमर्स को ऑफर करेगी. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो आप देख लीजिए. 1 सेकेंड. ये डायग्राम है. PDOs जो हैं बाय फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो हैं, जो भी बैंडविड्थ है वो खरीदेंगे और उसको रीसेल किसको करेंगे? पब्लिक डेटा ऑफिस को रीसेल करेंगे. और फिर वो PDOs जो हैं वो किसको, इंटरनेट कनेक्टिविटी किसको प्रोवाइड करेंगे? कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, देन द नेशन वाइड नेटवर्क पब्लिक हॉटस्पॉट इस टर्म PDOs आफ्टर पब्लिक कॉल ऑफिस कॉन्सेप्ट रोल्ड आउट बाई गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट जो है रोल्ड आउट करेगी पब्लिक कॉल ऑफिस. उससे हम लैंडलाइन पब्लिक को हम डेटा प्रोवाइड करेंगे. गवर्नमेंट क्या हेल्प करेगी? डेवलप एन ऐप टू रजिस्टर यूज़र्स. ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एक ऐप डेवलप करेगी यूज़र्स को रजिस्टर करने के लिए और PM वानी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने के लिए. जो ऐप जो है वो कौन ऐप प्रोवाइडर जो है वो वर्क किसके साथ करेगा? पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स के साथ वर्क करेगा. ठीक है, फिर एक सेंट्रल रजिस्ट्री मेंटेन की जाएगी जो क्या मेंटेन करेगी? डिटेल्स किसकी? PDOs की और PDOs की और ऐप प्रोवाइडर्स की. ठीक है, और वो कौन मेंटेन करेगा? सेंट्रल रजिस्ट्री विल बी मेंटेन बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो है वो मेंटेन करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्री. फिर PDOs जो है वो प्रोविज़न भी बनाएंगे कि आप सिर्फ 1 साल तक डेटा स्टोर कर सकते हो और अगर ज़रूरी है तो उसके बाद भी विथ लीगल प्रोविजंस. ठीक है, और प्राइवेसी आप इंश्योर करो और डेटा जो स्टोर होगा वो विद इन इंडिया होगा. ठीक है, डेटा कहीं और स्टोर नहीं होगा, विद इन इंडिया. और यहाँ पे कोई लाइसेंस फ़ी की ज़रूरत नहीं है फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए. ठीक है, थ्रू वाईफाई नेटवर्क्स. तो दिस इज़ द स्कीम ऑफ PM वानी. आई होप आई हैव मेड इट क्लियर. तो लेट अस रिवाइज वंस. PM वानी जो स्कीम है इट इज़ वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए फॉर टू द कंज्यूमर्स. ठीक है, इनके 3 पार्ट हैं, PDOs एंड सेंट्रल रजिस्ट्री एंड ऐप. व्हाट PDOs विल डू? PDOs जो है वो सेटअप करेंगे क्या? पब्लिक नेटवर्क सेटअप करेंगे. वो बाय करेंगे किससे? जो बैंडविड्थ है वो बाय करेंगे टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से और वो किसको रीसेल करेंगे? PDOs को. और PDOs इंटर्न वो कस्टमर्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, ऐप जो है वो क्या करेगा? कंप्लेंट रजिस्टर करेगा PM वानी से रिलेटेड और यूज़र्स को यूज़र्स का रजिस्टर बनाएगा. ठीक है, और सेंट्रल रजिस्ट्री जो है वो क्या करेगा? डिटेल्स किसकी रखेगा? ऐप प्रोवाइडर्स की, PDOs की और PDOs की. और वो कौन मेंटेन करेगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स. प्राइवेसी इश्यूज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि प्राइवेसी इश्यूज़ ना हो और डेटा जो है वो इंडिया में ही मेंटेन रहे, स्टोर रहे. एंड डेटा जो है स्टोर रहेगा वो 1 ईयर तक रहेगा और कोई भी लाइसेंस फ़ी नहीं है. तो द टॉपिक इज़ एंड. टॉपिक ख़त्म हुआ. अब हम चलते हैं 4th टॉपिक पे, डार्क नेट. आप जानते होंगे कि कुछ वेबसाइट्स हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहती हैं या फिर जो इनएसेसिबल साइट्स रहती हैं. ठीक है, तो रिसेंटली why it is in news, recently record of 20 million big basket users were made available on the dark net.
ठीक है। तो अब डार्क नेट होता क्या है, सबसे पहले उससे पहले हम सरफेस वेव समझ लेते हैं। सरफेस वेव ये होता है जो वो पार्ट इंटरनेट का होता है जो हम जनरल पब्लिक को ईजिली अवेलेबल होता है। आप सर्च कर सकते हो, जैसे आपने गूगल से सर्च किया तो आपको वो चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या होता है, जो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट वो पार्ट इंटरनेट का जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। देन कम टू द डार्क नेट। डार्क नेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डार्क वेब। इट इज़ वो पार्ट इंटरनेट का होता है जो कि इनएसेसिबल होता है। आप किसी भी ट्रेडिशनल सर्च से आप सर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो इनएसेसिबल का पार्ट होता है। जैसे कि आप गूगल से सर्च कर रहे हो तो आपको वो नहीं मिल रहा है, जो भी ट्रेडिशनल सर्च इंजन हैं उनसे आप सर्च नहीं कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड डार्क नेट। डार्क नेट जो होता है वो पार्ट किसका होता है, डीप वेब का पार्ट होता है, ठीक है। कंटेंट जो होता है डार्क नेट का वो एनक्रिप्टेड होता है। मतलब डार्क नेट में अगर किसी ने कोई कंटेंट डाला है तो वो वही एनक्रिप्ट कर सकता है, जिसके पास वो सिक्योरिटी कोड हो तो वही एनक्रिप्ट करते थे। एनक्रिप्ट का मतलब अगर मैंने यहाँ से कुछ भेजा डार्क नेट के अंदर तो वो वही एनक्रिप्ट करता है, जो कोड मैंने यूज़ किया है वो कोड उसने भी यूज़ किया हो तो वो एनक्रिप्ट कर सकता है। और स्पेसिफिक ब्राउज़र सच एस द ऑनियन रिंग। द ऑनियन रिंग को मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। तो डार्क नेट क्या होता है, जो इनएसेसिबल पार्ट होता है इंटरनेट का, ठीक है। जनरली डार्क नेट इटसेल्फ इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ डीप वेब, ठीक है। डीप वेब क्या होता है, ब्रॉडर टर्म होता है जो कि पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट साइट हो गई, फाइनेंशियल बैंक अकाउंट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या हो गई, डीप वेब हो गई। डीप वेब कौन कौन सी, जो भी एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। डीप वेब जो होते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट हो गए, सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है जिनको जो पब्लिक नहीं की जाती वो पासवर्ड से सिक्योर्ड होती हैं, तो वो डीप वेब होती है। जनरली मेन डिफरेंस क्या होता है डार्क नेट और डीप वेब के बीच, कि डीप वेब जो है वो एसेसिबल पार्ट है बाय द पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड अगर हमको पता है तो हम डीप वेब को एसेसिबल देख सकते हैं, बट डार्क नेट जो है वो डेलिबरेटली हिडन होता है। जनरली जो डार्क नेट है वो जर्नलिस्ट और सिटीजन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी रिसर्च और रिसर्च के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो डार्क नेट यूज़ करते हैं उसमें कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि किसी भी प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, एथिकल कंसर्न्स होते हैं। जनरली आप टेररिज्म के लिए यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी, ड्रग डीलिंग, आर्म ट्रैफिकिंग एंड कम्युनिकेशन बाय द टेररिस्ट। तो डार्क नेट जो है वो जनरली हमारे यहाँ उसको इतना अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज उससे रिलेटेड कंसर्न्स और प्राइवेसी इशूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। लेट अस कम टू द ऑनियन रिंग। द अनियन रिंग ब्राउज़र है एक, जो यूएस ने डेवलप किया था 1990s में अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इंटेलिजेंस की जो कम्युनिकेशन होती थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ टर्म्ड सो एज द ट्रैफिक फ्रॉम द ब्राउज़र क्रिएट सेवरल लेयर्स like those of an onion before reaching the destination site, ठीक है। बहुत सारी रिंग्स क्रिएट करते हो आप। जनरली नॉर्मल जो सरफेस होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते सर्वर से, ठीक है, जहाँ पे वेबसाइट लोकेट होता है। बट इसमें क्या है, होल सर्वर जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है और बहुत एनोनिमिटी होती है, एक लेयर के बाद एक लेयर, एक लेयर के बाद एक लेयर। तो अनियन रिंग जो है यूएस, आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, अनियन रिंग किसका कॉन्सेप्ट है, यूएस का कॉन्सेप्ट है। यूएस ने यूज़ किया था टू प्रोटेक्टेड इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन ऑनलाइन। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सरफेस वेब है वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है। दिस कॉन्स्टिट्यूट 4% एंड डार्क वेब 6% करता है एंड डीप वेब 90% करता है। तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए। जनरली हमको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो सबसे ज़्यादा डीप वेब कॉन्स्टिट्यूट करता है, देन करता है डार्क वेब एंड देन सरफेस वेब। तो जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमको सबसे कम कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, सबसे कम चीज़ें रहता है। Then I have finished darknet. Let us come to supercomputer. So why it is in news? Supercomputer is in news because Center for डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने अभी परम सिद्धि को कमीशन किया है, जो कि इंडिया का फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। आई होप यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो डिवाइसेस होते हैं जो ह्यूमन के जैसे ही थिंकिंग एबिलिटी हो और ह्यूमन के जैसे ही टास्क परफॉर्म करें, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन होती है, ठीक है। तो परम सिद्धि क्या है, इंडिया का
पहला हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, जो कि किस पे वर्क करता है, 210 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटाफ्लॉप्स पे वर्क करता है। ठीक है, तो परम सिद्धि हो गया। इट किसके अंदर इस्टेब्लिश किया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है विद नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेट अस कम टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं एज़ कंपेरिजन टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरली जो सुपर कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होता है वो फ्लॉप्स में मेजर होता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो टास्क स्पेसिफिक होते हैं। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं तो हमने बहुत सारे विंडोज़ खोल सकते हैं, हम उसमें यूट्यूब भी खोल सकते हैं, हम एट अ टाइम गैलरी भी खोल सकते हैं अपने कंप्यूटर की, एंड मेल भी खोल सकते हैं। बट सुपर कंप्यूटर टास्क स्पेसिफिक होते हैं, तो सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही टास्क वो परफॉर्म करेंगे और दूसरा टास्क नहीं परफॉर्म करेंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं टास्क स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए वो इतने फास्ट होते हैं एज़ कंपेरिजन टू द नॉर्मल कंप्यूटर। ठीक है, मेमोरी ऑफ सुपर कंप्यूटर इज एवरेज अराउंड 2,50,000 टाइम्स ऑफ देन यूजुअल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अब यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, ऑब्वियसली आप सबके लिए अलग अलग सुपर कंप्यूटर यूज़ है। क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए अलग सुपर कंप्यूटर होगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी सिमुलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिजास्टर सिमुलेशंस एंड मैनेजमेंट। इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ कम होते हैं, क्योंकि आप सुपर कंप्यूटर में एक ही टास्क स्पेसिफिक है तो वो एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ कम हो जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो टास्क स्पेसिफिक होता है। लेट अस कम टू अदर इंडियन सुपर कंप्यूटर। परम शिवा इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, परम शिवा कौन सा इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, प्रत्यूष जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी में रखा गया है, मिहिर जो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में रखा गया है। और वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, फिगाकू ऑफ जापान। ठीक है, फिगाकू ऑफ जापान इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। सो आप ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज इट मे बी कम इन द एग्जाम, सो यू जस्ट रिमेंबर इट थॉरली। देन व्हाट इज़ फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। जनरली कॉमन मेजरमेंट होता है स्पीड मेजर करने का किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, मेगा फ्लॉप्स इज इक्वल टू 1 मिलियन फ्लॉप्स। ठीक है, गीगा फ्लॉप्स 1 बिलियन फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स और पेटा फ्लॉप्स 1000 टेरा फ्लॉप्स। ठीक है, तो दीज आर द फ्लॉप्स। फ्लॉप्स क्या होते हैं, लेट अस कम टू द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो 2015 में लॉन्च किया गया था। इसलिए लॉन्च किया था कि आप जो हमारी एकेडमिक नेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सुपर कंप्यूटर ग्रिड बनाएं जो कि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर को एक साथ ला के वर्क कर रहे हो, 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आते हैं, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अलॉन्ग विद CDAC एंड IISc एज एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज। ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है उसमें क्या करना है, एनविसेज क्या करता है, इंस्टॉलिंग नेटवर्क ऑफ सुपर कंप्यूटर्स ऑब्वियसली, एंड सुपर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, ग्रिड बनाना है ओवर नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को और R&D लैब्स को भी कनेक्ट करेगा, और हाई परफॉर्मेंस हाई प्रोफेशनल सुपर कंप्यूटिंग बनाना है जो कि ह्यूमन रिसोर्स को अवेयर करे। ठीक है, अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन परम शिवाय जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल किया गया था IIT BHU के अंदर। ठीक है, परम शिवाय जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है इंडिजिनियसली इंस्टॉल कहाँ किया गया था, IIT BHU में। पर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम शिवा। ठीक है, परम शक्ति एंड परम ब्रह्मा वर इंस्टॉल्ड इन IIT खड़गपुर एंड IISER पुणे। ठीक है, तो दिस इज द सुपर कंप्यूटर। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर, हाउ वाई इट इज़ इन न्यूज़, बिकॉज ऑफ व्हाट, CDAC ने परम सिद्धि को इंडियाज़ फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर जो है, लार्जेस्ट AI सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो आई होप आई हैव क्लियर द सुपर कंप्यूटर। लेट अस कम टू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। द 6th टॉपिक इज ऑफ IT एंड टेक्नोलॉजी इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. Recently, a satellite-based communication between ground station was activated by entangle-based quantum key distribution. ठीक है, तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक होती है जो
कम्युनिकेशन जो मेथड है उसको सिक्योर करती है। जैसे मैं अगर किसी से कम्युनिकेट कर रही हूँ तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है यूज करेगा। जैसे मैंने कोई कोड डाला, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैंने कोई कोड डाला तब जाके वो एन्क्रिप्ट हुआ, और उसको वो कोड अगर मैं जिससे बात कर रही हूँ उसको पता है वो कोड डालेगा तभी एन्क्रिप्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, करेक्ट। व्हाट्सएप में जब भी आप खोलेंगे सेटिंग्स में जाके तो एन्क्रिप्शन लिखा होता है, तो एन्क्रिप्शन जो है और हर जिससे आप बात करते हैं हर लोगों का अलग अलग एन्क्रिप्शन होगा। तो व्हाट्सएप उसी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन मैसेज को सिक्योर करने के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज़ है उसे हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योरिटी अचीव थ्रू लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। सिक्योरिटी कहाँ से अचीव होती है? लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। लॉज ऑफ दो लॉज हैं, सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब होता है जब एवरी क्वांटम बिट क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है क्वांटम कंप्यूटर का। तो एवरी क्वांटम बिट जो है वो 0 और 1 एट सेम टाइम पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम सुपरपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। सुपरपोजिशन क्या बोलते हैं? जब एवरी बिट 1 और 0 सेम टाइम पे हमको रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, ठीक है। एंड एंटेंगलमेंट क्या होता है? अगर हम एक को डिस्टर्ब करें, किसी एक बिट को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो अदर भी जो बिट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो उसे हम एंटेंगलमेंट बोलते हैं। एंटेंगल्ड इन सच अ वे दैट एनी चेंज इन वन डिस्टर्ब्स द अदर इवन बोथ आर एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ द यूनिवर्स। भले वो ऑपोजिट एंड ऑफ द यूनिवर्स है, अगर हम एक को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो दूसरा ऑलरेडी डिस्टर्ब हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटेंगलमेंट, ठीक है। क्वांटम सैटेलाइट जो होते हैं सोर्स ऑफ पेयर्स होते हैं एंटेंगल फोटॉन्स के और ट्विन लाइट पार्टिकल्स के, जिनका जो पार्टिकल्स इंटरवीन रहते हैं भले वो कितना भी दूर रहें तो वो इस तरीके से वर्क करता है। लेट अस सी व्हाट इज़ क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो क्वांटम फिजिक्स के लॉस को एनहांस करता है और हमको बताता है बिहेवियर ऑफ मैटर और एनर्जी, ठीक है। ये क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग होता है, बिकॉज क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल क्लासिकल कंप्यूटर्स ऑपरेट यूजिंग बाइनरी फिजिकल स्टेट, मीनिंग इट्स ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन 1 और 2 पोजीशन पे बेस्ड रहता है। बट क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम प्रिंसिपल्स में बहुत सारी पोजीशंस पे बेस्ड रहता है, ठीक है। क्वांटम प्रिंसिपल्स यूज फॉर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन to extremely complex problem in computing communication, sensing, chemistry, cryptography, imaging and mechanics, ठीक है। let us come to more in news। क्यों था ये ज़्यादा न्यूज़ में? मिसियस जो था वो क्वांटम एक्सपेरिमेंट है, कहाँ का? चाइना का है। वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम एनेबल सेटेलाइट है। मिसियस इज द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम एनेबल सेटेलाइट एंड इट इज़ लॉन्च बाय द चाइना इन 2016। सो यू जस्ट रिमेंबर इट, मिसियस जो है वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम एनेबल सेटेलाइट है जो कि चाइना ने लॉन्च किया है 2016 में। लेट अस कम टू रिलेटेड टर्म कॉल्ड क्वांटम सुप्रीमेसी। अब हम देखते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म तो करते हैं बट थोड़ा टाइम लेते हैं, प्रोसेसिंग होती है। तो क्वांटम सुप्रीमेसी वो होता है जब हमारे क्वांटम कंप्यूटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो इतना जल्दी सॉल्व कर लें that reach even the most powerful supercomputer, beyond the most powerful supercomputer। सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज जो है हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी। तो अभी रिसेंटली साइकामोर गूगल क्वांटम कंप्यूटर है जिसने अभी क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर लिया है। तो साइकामोर जो है गूगल की क्वांटम कंप्यूटर है जिसने अभी क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर लिया है, विच एंड वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर समिट था जो कि यूएस का था। अब वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? Fugaku of Japan, okay। Here Fugaku of Japan। Let's come to Amazon Web Services। Recently Ministry of IT and Amazon Web Services to establish quantum computing applications lab, ठीक है। एप्लीकेशंस, अब क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्टेब्लिश किया है तो ऑब्वियसली वो किसको हेल्प करेंगी? क्वांटम कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसको? गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट को, ठीक है। हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एरोस्पेस में हम यूज़ कर सकते हैं और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे कि हम कैसे एनवायरनमेंट का रिस्क कम कर सकते हैं और वर्ल्ड के चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। तो दिस इज related news। So let's come to application of quantum technology, quantum computing and quantum metrology।
क्वांटम कंप्यूटिंग पोटेंशियल एप्लीकेशन इन ऑब्वियसली नेविगेशन में, ठीक है, सिविल एप्लीकेशन में, मिलिट्रीज़ के लिए, ड्रग डेवलपमेंट के लिए, केमिकल सिमुलेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटम मेट्रोलॉजी क्या होता है, कैपेबल जनरली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए, सबमरीन्स को, वाटर रिसोर्सेज, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, तो वो हम क्वांटम मेट्रोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव फिनिश्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी, quantum technology. Let us come to 3D printing. The seventh topic is 3D printing policy of IT and technology. Ministry of Electronics and IT is planning a 3D printing policy. क्यों पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं? बिकॉज इट हेल्प इन डेवलप कंड्यूसिव इकोसिस्टम, ठीक है, डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. द पॉलिसी विल प्रमोट 3D प्रिंटिंग ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एंड विल हेल्प डोमेस्टिक कंपनीज to tackle economic barriers and technical barriers. Okay, so इसलिए हम 3D printing policy ला रहे हैं. So 3D प्रिंटिंग होता क्या है, सबसे पहले हमको वो पता होना चाहिए. तो 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं. 3D प्रिंटिंग को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं. 3D प्रिंटिंग जो है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है फ्रॉम अ 3D मॉडल और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मॉडल बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर, ठीक है. 3D प्रिंटिंग कैसे? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसमें हम हर लेयर में लेयर चढ़ाते जाते हैं, तो उसे हम 3D प्रिंटिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है. ये जनरली दे आर एडिशन ऑफ मटेरियल कैन हेल्प इन मल्टीपल वेज, नेमली पावर डिपोजिशन, रेजिन क्योरिंग एंड फिलामेंट फ्यूजिंग. डिपोजिशन और सॉलिडिफिकेशन जो है वो कंट्रोल कौन करता है? कंप्यूटर कंट्रोल करता है और क्रिएट 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, ठीक है. जनरली शेप और ज्योमेट्री में होता है. 3D प्रिंटिंग जो है अपोजिट होता है किसके? सब्सट्रैक्टिव और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अपोजिट होता है, जो कि कटिंग आउट, होलोइंग आउट अ पीस ऑफ मेटल और प्लास्टिक विथ फॉर इंस्टेंस अ माइलिंग मशीन, ठीक है. वो पीसेस कट करके जोड़ता है. बट 3D प्रिंटिंग में लेयर बाय लेयर पीसेस जुड़ते जाते हैं, ठीक है. इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ लाइटर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन दैट इज़ टू डिफिकल्ट, ठीक है. तो 3D प्रिंटिंग का सबसे डिसएडवांटेज यही है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, ठीक है, जो कि हम ट्रेडिशनल चीज़ों से नहीं बना सकते. Too expensive to build using traditional dies, molds and milling and machines, ठीक है. Then what are the some application in areas of 3D building? Obviously medical और allied sectors में, construction में, defense में हम use कर सकते हैं, customer electronics, printed circuit boards and auto ancillary auto and motor spare parts. What are the challenges in 3D printing? Obviously cost is very high, cost is very expensive material. मोनोपोली है फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स की, क्योंकि इंडिया में लोग इतने ट्रेन नहीं हैं और बाहर के लोगों ने ऑलरेडी इतना डेवलप कर लिया है, तो इनकी मोनोपोली रहेगी, ठीक है. स्किल वर्क फोर्स ऑब्वियसली नहीं है. लैक ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है. लेट अस कम टू रिलेटेड न्यूज़. नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कौन लेकर आए? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है. इस स्ट्रैटेजी का एम क्या है कि आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करो वेरियस वर्टिकल्स में, मशीन्स में, सॉफ्टवेयर में, ठीक है, एटसेट्रा, हर जगह बिजनेस में. दिस विल फर्दर एक्सेलरेट एग्जीक्यूशन रिकमेंड एज नोन एज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी में भी बताया गया है 2019 में, ठीक है. सस्टेनेबल इकोसिस्टम ऑफ AM इंडस्ट्री टू कंप्लीट ग्लोबली, पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल इनोवेशन रिसर्च हब एंड क्रिएशन ऑफ IPOs क्रिएट करो. तो वी हैव कंप्लीटेड द 3D टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग. लेट अस कम टू द डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर. डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर किसका सजेशन है? ड्राफ्ट है, नीति आयोग का ड्राफ्ट है, ठीक है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर किसका ड्राफ्ट है? नीति आयोग का ड्राफ्ट है. और पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी नीति आयोग की है. द पॉलिसी इन्वॉल्व्स 4 रेगुलेटर्स, ठीक है. 4 रेगुलेटर्स को इन्वॉल्व करती है पॉलिसी अलॉन्ग द बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, सिक्योरिटी एंड पेंशन, ठीक है. तो आपको याद होना है, बैंकिंग सेक्टर के लिए RBI आ गया, सिक्योरिटीज़ के लिए हमारी कौन सी आ गई? सेबी आ गई, इंश्योरेंस के लिए IRDAI आ गई, और पेंशंस के लिए PFRDA एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ गए. सब एक साथ आएंगे और ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे. इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय iSpirit नॉन फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है. प्रिपेयर्ड कौन करेगा? iSpirit प्रिपेयर करेगा, जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है. व्हाट इज़ द करंट फ्रेमवर्क ऑफ डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है
वो जनरल एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग टू प्राइवेसी लॉज। फिर कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट डेटा, जो किस कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट डेटा हम किससे गवर्न किया जाता है, आधार एक्ट से गवर्न किया जाता है। डेटा रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, आरबीआई के जितने भी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर का डेटा वो किया जाता है, ठीक है, कलेक्ट किया जाता है। देन डेटा रिलेटेड टू हेल्थ केयर सेक्टर, ऑब्वियसली क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन 2002 इनके अकॉर्डिंग डेटा जो है हेल्थ केयर सेक्टर का कलेक्ट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। एज अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल रिफॉर्म विद रिगार्ड टू डेटा प्रोटेक्शन रिजीम, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अमंग अदर्स जो है बनाए गए हैं फॉर रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन रिजीम के लिए, ठीक है। तो आई होप आई हैव कवर्ड द 8 टॉपिक्स ऑफ IT एंड टेक्नोलॉजी। जो बाकी टॉपिक्स बचे रह गए IT एंड टेक्नोलॉजी के वो मैं सेकेंड लेक्चर में कवर करूँगी। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।